उन्होंने तय किया है कि बातचीत फिर शुरू की जाएगी, लेकिन शर्तें जारी रहेंगी। किसानों ने सरकार से मीटिंग के लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का वक्त दिया है, लेकिन कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाएं और एमएसपी की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में होनी चाहिए। किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 ट्यूसडे है, मंगलवार 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। क्या हो ये हम बता रहे हैं, एजेंडा का सीक्वेंस क्या हो वो हम बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है नहीं आप बता दो मुद्दे क्या है, हम बात कर लेंगे। लो जी हम बता देते हैं फिर क्या एजेंडा होगा। एजेंडा आइटम नंबर 1, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि, मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए, एजेंडा आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 2, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग जिसे हम स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे, आइटम नंबर 2। 3, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020, सरकार का नाम है जी, लंबा माफ करना। इसमें ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी हैं। ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए, ये आइटम नंबर 3। और चौथा आइटम है किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसका क्योंकि ड्राफ्ट है, उसमें किसानों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, ये 4 हम एजेंडा चाहते हैं और इसी सीक्वेंस में चाहते हैं। उधर किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा कि सरकार उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है। इसके लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री देख चुके हैं और इतना भाषण जो सत्य से परे है, जिस भाषण में दुष्प्रचार है, जिसका सत्य का कोई अंश नहीं है, ऐसा भाषण भी देश के प्रधानमंत्री देते हैं, ये हमने पहली बार देखा है। उनके भाषण में है कि हमने C2+50 दे दिया, 2.5 गुना दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय में 2015 जनवरी को सरकार ने शपथ पत्र दिया है कि हम C2+50 नहीं दे सकते, और मोदी जी कह रहे हैं हमने दे दिया। सही क्या है? वातावरण जो बढ़ता का जो माहौल है वो सरकार निर्मित नहीं करना चाहती। जो कल का भाषण था प्रधानमंत्री जी का, उस भाषण में एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है, आंदोलन को बदनाम करना है। मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहे हैं, केवल हरियाणा में ही, पंजाब में थोड़ा सा, हरियाणा में और पंजाब में आंदोलन है। हमारे पास लाखों किसान यहां पर आके हमसे मिल रहे हैं। मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूं, पूरे किसान मेरे साथ खड़े हैं। ये क्या है? जो किसान आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं उनके हमने फोटो देखे हैं, वो कीटनाशक कंपनियों के कर्मचारी हैं। आपको किसान भी नहीं मिल पा रहे। दरबारी और सरकारी लोगों की भीड़ लगाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अकाली दल के बाद किसान आंदोलन के बीच बीजेपी को एक और झटका लगा है, क्योंकि आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कृषि बिलों के विरोध में एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो गठबंधन से फेविकोल से नहीं चिपके हैं, लिहाजा उन्होंने किसानों से किया अपना वादा निभाया है। देख रहे इस बॉर्डर पे, और सबकी इच्छा है कि किसान बिल वापस हो, और दिल्ली की सरकार किसान बिल वापस नहीं लेने के लिए अड़ी हुई है। इसलिए हनुमान बेनीवाल एनडीए के अंदर नहीं रहेगा। एनडीए मैंने छोड़ दी, सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि किसान बिलों के खिलाफ, ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी है। बाकी जितने भी बिल थे उसमें मैंने एनडीए का समर्थन भी किया था। इन बिलों से मेरी एनडीए से नाराजगी है। एनडीए छोड़ दी,
लेकिन कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन देश और प्रदेश के अंदर नहीं करूंगा। तीनों उपचुनाव अकेले लड़ेंगे और 23 का चुनाव भी राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी अकेले लड़ेगी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से कृषि कानून को जनता को समझाते हुए दिखे। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह किसान आंदोलन के खिलाफ बोलते बोलते अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे बैठे। मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं है। मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम एक व्यवस्था जरूर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि किसान, कंपनी या व्यक्ति व्यापारी को एक प्रोफार्मा देंगे। वो प्रोफार्मा हम तैयार कर रहे हैं और इस प्रोफार्मा पर किसान के हस्ताक्षर होंगे, कंपनी या व्यापारी के हस्ताक्षर होंगे और वो प्रोफार्मा एसडीएम के यहाँ जमा किया जाएगा ताकि कोई भी धोखा ना हो सके किसान के साथ। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हमने एक और फैसला किया कि सभी 313 ब्लॉक में किसान कानूनों की बारीकियों से अवगत कराने, उनका लाभ किसान कैसे उठा सकता है उसके लिए हम प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करेंगे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। देश में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इस विधेयक को 28 दिसंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसमें 2 से 10 साल तक की जेल के अलावा 50,000 रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। शिवसेना ने सामना के जरिए यूपीए पर निशाना साधते हुए लिखा है कि उसकी हालत एक एनजीओ की तरह है। ये मोर्चा किसानों के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहा। भारत में किसान आंदोलन के मुद्दे पर अमेरिका के 7 सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को चिट्ठी लिखी है। पत्र में आंदोलन पर भारत सरकार से बात करने को कहा गया है। वहीं भारत सरकार ने इस कदम को अनुचित बताया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के 18 जिलों में 4G मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी को 8 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है। उधमपुर और गांदरबल जिलों में ये बैन लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मोहनलालगंज में किसानों और स्थानीय लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और नारेबाजी की। कारोबारी सुजीत पांडे की हत्या के 7 दिन बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल युवा किसान अमरपाल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कैथल में किसान की शव यात्रा में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक बॉर्डर पर एक पक्षी संदिग्ध हालत में मरा हुआ पाया गया। पक्षी के दोनों पैरों में टैग लगे हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। कोविड वैक्सीन के ट्रायल रन के लिए पंजाब के लुधियाना शहर को चुना गया है। इसके लिए यहां 7 सेंटर बनाए गए हैं, जिसके लिए हेल्थ वर्करों की ड्यूटी लगाई गई है। मुंबई के भायखला इलाके से एंटी नार्कोटिक सेल ने एक शख्स को 200 ग्राम चरस और 12 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से 3,25,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गांव में अलाव की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में मां और 3 बच्चों की जलने से मौत हो गई। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी पर डटे जवान ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अरुणाचल के तवांग सेक्टर में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवान हर खतरे के लिए मुस्तैद दिखे। साथ ही कड़ाके की ठंड के बीच तवांग में एलएसी पर तैनात आईटीबीपी के जवान जोश से लबरेज भी हैं और चीन की हर चाल की धज्जियां उड़ाने को बेताब हैं। तवांग सेक्टर में आईटीबीपी के सैनिक लगातार गश्त में जुटे रहते हैं ताकि दुश्मन सीमा पार करने की हिमाकत न कर सके। और ये सब इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत की ओर से एलएसी पर बुनियादी ढांचा खासा विकसित किया गया है, जिससे भारतीय सैनिकों को तवांग क्षेत्र में एलएसी पर 0 पॉइंट के बहुत करीब जाने की सहूलियत हासिल हुई है। अलर्टनेस की तैयारी तो हमारी लगातार एक जो हाईएस्ट लेवल की होती है वो तो लगातार रहती है हमारी। लेकिन इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है ताकि कोई भी ऐसी
जिसकी आपने सोचा नहीं हो और उस तरह की चीज़ें हो जाए, तो उस सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है हमें। तो हमने उसी तरह से तैयारी कर रखी है कि इस तरह की कोई भी अनफोर्सिन इंसिडेंट ना हो जाए या इस तरह की चीज़ें ना हो जिसमें हम सरप्राइज हो जाएं। तो अलर्टनेस लेवल पहले भी हाई थी, अभी भी हमने बहुत ही हाई लेवल पे ही रखा हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी हैं और जो ड्यूटियाँ करना जो है उसके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा साहस और बहादुरी और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे जवान आपने देखा होगा चाक चौबंद और बहुत ही अलर्ट है। इतना ही नहीं, ठंड के मौसम में ऊंचे इलाकों तक पानी और रसद पहुंचाने के लिए याक का सहारा लिया जाता है, क्योंकि सर्दी का मौसम सेना के ऑपरेशंस को कठिन बनाता है। लिहाजा जवान आधुनिक हथियारों के साथ हमेशा सतर्क रहते हैं और दिन रात पहरेदारी में जुटे रहते हैं। का आश्वासन है ना देश को कि मातृभूमि और पे मतलब किसी भी तरह की आंच नहीं आने देनी है, और इसके लिए आप देखिए हमारे जवानों में जोश। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब वहाँ पे हमारी ITBP के जवानों ने बहुत ही जम के लोहा लिया था, मेरे जो अपने जवान हैं उनके मन में ये भावना है कि साहब उनको मौका मिल गया, हमें मौका नहीं मिला। तो तैयारी इस लेवल की हमारी है कि अगर मौका मिलेगा तो बहादुरी जो उन्होंने वहाँ पे दिखाई है उससे बढ़ चढ़ के बहादुरी दिखाने के लिए लोग यहाँ पे तैयार बैठे हैं। दरअसल पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में LAC पर ITBP ने चीनी सैनिकों के साथ जारी संघर्ष में एक अहम भूमिका निभाई है। शुरुआती हिंसक झड़पों में ITBP ने पेंगोंग झील, फिंगर क्षेत्र और 14, 15, 17 और 17A में पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को कई बार सबक सिखाया है। लिहाजा अगर वैसे ही हालात बने तो यहाँ भी जवान चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। रोड वगैरह जो पहले यहाँ पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के हिसाब से नहीं था, लेकिन अब आपने देखा होगा कि लास्ट पॉइंट तक हम जा सकते हैं और जो हमारे जवान हैं बिना थके हुए उन जगहों पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे उनको इमीडिएटली पहुँचने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए तो हम सब जो है मैं समझता हूँ कि देश हमारे लिए जितना कर सकता था देश ने हमारे लिए किया है, और अब हमारी बारी है कि हम उसमें कहीं कोई आँच नहीं आने दें। हम लोग उस विश्वास को नहीं तोड़ें हम लोग, और मुस्तैदी से लगे हुए हैं। ये विश्वास तो हम अपने देश को दिलाना चाहेंगे। एक और जहां जवान LAC पर दिन रात पहरा दे रहे हैं, तो वहीं उनके मनोरंजन का भी खास ख्याल रखा गया है। देखिए कैसे शाम के वक्त यहां ITBP कैंप में अरुणाचल की संस्कृति की झलक दिखती है। कुल मिलाकर अरुणाचल में LAC पर 1962 जैसे हालात अब नहीं हैं, क्योंकि वहां चीन से लोहा लेने के लिए सेना के पास संसाधन भी हैं और चौगुना साहस भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को हेल्थ स्कीम का तोहफा दिया। आयुष्मान भारत योजना का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को ई-कार्ड भी बांटे। मेरा नाम रमेश लाल और मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा इलाज चल रहा है जम्मू में मेडिकल कॉलेज। और उधर डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो डॉक्टर ने पूछा कोई आपके पास कार्ड बना हुआ है, गोल्डन कार्ड? तो मैंने बोला हाँ। उस कार्ड के थ्रू मेरा इलाज शुरू हुआ और उसके कार्ड के थ्रू इलाज हो रहा है मेरा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है? हाँ जी। अपनी खुद की गाड़ी है? नहीं, किसी की ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, तो ये कैंसर जब आपको हुआ पता चला तो पूरे घर में बहुत बड़ी चिंता हो गई होगी, आपको लगा होगा आप क्या करेंगे? हाँ जी, बहुत बड़ी चिंता हो गई, बहुत परेशान हो गए कि कहाँ से इलाज कराना है। बहुत महंगा इलाज था, करा नहीं सकते थे हम लोग। है कितना खर्चा हो रहा है आपको? खर्चा तो अपने से थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन जो कार्ड नहीं होता तो नहीं करा पाते इलाज आप, वो कार्ड के थ्रू ही। कार्ड के आने के बाद अब कोई खर्चा नहीं हुआ? हाँ, नहीं होगा। किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा है आपको? नहीं, कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ा। और ट्रीटमेंट ठीक होती है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक होता है। चलिए रमेश जी, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो और आपके परिवार को भी बहुत जल्दी परमात्मा की कृपा रहे ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। आयुष्मान भारत ने आपके जीवन को आयुष्मान बना दिया है। हाँ जी, एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो कार्ड बना उसकी वजह से मेरा इलाज हुआ, नहीं तो इस दुनिया में नहीं होता अभी तक।
नरेंद्र भाई मोदी ने स्कीम चलाई और वो कार्ड मिला मुझे तो मैं इलाज करवाया, नहीं तो मेरी फैमिली और आप कहाँ होते इस दुनिया में। रमेश जी, आप अपना नसीब लेके आए हैं, आप लंबी उम्र लेके आए हैं। नसीब तो मैं अपना लेके आया हूँ, लेकिन स्कीम नहीं होती तो नसीब क्या करता मेरा नसीब कुछ नहीं कर सकता, थ्रू ही मेरा नसीब हुआ। आज मैं बैठा हूँ आपके साथ बात कर सकता हूँ। चलिए, ईश्वर ने हम लोगों को प्रेरणा दी और हम सब एक अच्छी स्कीम बना पाए जो देश के गरीबों को इस प्रकार से मदद करे। लोगों के आशीर्वाद, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद हमें गरीबों की और सेवा करने की ताकत देते। शिवसेना ने यूपीए अध्यक्ष को बदलने की मांग उठाई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि यूपीए की कमान शरद पवार को सौंपी जानी चाहिए, जबकि मौजूदा समय में सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है। शिवसेना की इस मांग के बाद एक बार फिर से शिवसेना और कांग्रेस के बीच खटास बढ़ सकती है, क्योंकि सामना में छपे संपादकीय में लिखा गया है कि सोनिया गांधी ने अब तक यूपीए अध्यक्ष की भूमिका बखूबी निभाई, लेकिन अब बदलाव करना होगा। संपादकीय में लिखा गया है कि कई विपक्षी दल हैं जो यूपीए में शामिल नहीं हैं, उन दलों को साथ लाना होगा। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये साफ नहीं है। ऐसे में शरद पवार जैसे सर्वमान्य नेता को आगे लाना होगा। सामना में लिखा गया है कि अभी जिस तरह की रणनीति विपक्ष ने अपनाई है वो मोदी और शाह के आगे बेअसर है। उधर सोनिया गांधी का साथ देने वाले मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल जैसे नेता अब नहीं रहे, इसीलिए शरद पवार ही विकल्प हैं। रजनीकांत की सेहत को लेकर हैदराबाद के अपोलो अस्पताल से आई ताजा अपडेट के मुताबिक ब्लड प्रेशर के चलते उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। पिछले दिनों रजनीकांत की फिल्म अन्नाथे के सेट पर 8 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद शूटिंग को बीच में रोक दिया गया था। इस बीच उनके फैंस ने रजनीकांत के जल्द ठीक होने की दुआ मांगी। से सुपरस्टार रजनीकांत हैदराबाद में यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था कल, और शूटिंग में कुछ लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया है, इसीलिए वहाँ से वो आइसोलेशन में था। अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, इनका हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो रहा है। जो है श्रीकांत जी, प्रेसिडेंट जी ऑफ SRFTC तेलुगु फैंस एसोसिएशन, बोथ तेलंगाना और आंध्रा के दोनों एरिया के प्रेसिडेंट है और मैं मेंबर हूँ। रजनी सर का ऐसे हाई बीपी आके उन्हें अपोलो में एडमिट करना पूरी फैंस को और हमें भी बहुत ही दिल को तकलीफ पहुंचा है। बिहार में 103 नए नगर पंचायत के गठन को मंजूरी दी गई। बिहार की नीतीश सरकार ने 103 नई नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड कर नगर परिषद बनाया जाएगा। 5 नगर परिषदों को नगर निगम में अपग्रेड किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली में किसानों को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। उनके दिल्ली चलो अभियान में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के अदीलाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता की फायरिंग में घायल जमीर की अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के बाद AIMIM ने आरोपी फारूक को पार्टी से निकाल दिया था। पश्चिम बंगाल में आसनसोल के रानीगंज इलाके में उप प्रधान के घर में भयंकर आग लग गई। इस घटना में 2 स्कॉर्पियो और एक बोलेरो कार जलकर राख हो गई। इस घटना के लिए उप प्रधान ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। राजस्थान के जोधपुर में क्रिसमस के मौके पर देर रात हो रही एक पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग की और कंगारुओं की पहली पारी मात्र 195 रन पर समेट दी, जबकि दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए। मेलबर्न में पहले दिन चली बुमराह और अश्विन की जोड़ी। स्मिथ आए और चले गए। पिछले मैच के हीरो कप्तान टिम पेन भी इस बार दर्द नहीं दे सके। ग्रीन, जो, बर्न्स सब भारतीय गेंदबाजों के शिकार होते चले गए। पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ आउट नहीं किया,
बल्कि पहले डराया और मारा भी। इसी का नतीजा रहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 200 रन बनाए बिना ही ढेर हो गई। कोई भी बल्लेबाज 50 रन तक नहीं बना पाया। यही नहीं, 5 बल्लेबाज तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। पहले तेज गेंदबाजों की रफ्तार ने कहर बरपाया, फिर अश्विन की फिरकी ने भी कंगारुओं को खूब फंसाया और सबसे बड़ी मछली जाल में फंसी स्टीव स्मिथ, जो खाता तक नहीं खोल पाए। स्मिथ के साथ साथ अश्विन ने 2 और बल्लेबाजों को चलता किया और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 3 विकेट लेने वाले भारतीय भी बन गए। सिर्फ अश्विन ही नहीं, बुमराह ने 4 शिकार किए। तो वहीं डेब्यू कर रहे सिराज ने भी 2 बल्लेबाजों को पेविलियन की राह दिखाई। कुल मिलाकर दिन भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा और हर किसी ने अपना पूरा योगदान दिया और कोशिश की कि कंगारू इस बार सस्ते में सिमट जाएं। नतीजा सबके सामने है। बुमराह, सिराज और अश्विन ने मिलकर पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को बता और दिखा दिया कि अब मौसम बदल रहा है। पहली हार का बदला लेने का वक्त आ चुका है। ट्रेलर भी अब आपके सामने आ ही चुका है।